बच्चों, आज अपन बात करेंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन के प्रमुख आर्थिक विचारों की। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपना जो महत्वपूर्ण योगदान था वो कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया और 14 अक्टूबर 1988 को इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। ये छठे भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। प्रोफेसर सेन 14 अक्टूबर 1998 को स्वीडन की रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया, जिसमें लगभग $978,000 की राशि का पुरस्कार इन्हें मिला। इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया और भारत का नाम इन्होंने रोशन किया। 1970 से 1985 के बीच लगभग 9 ग्रंथों का या 9 किताबों का लेखन इन्होंने किया, जिसमें पहली है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, पॉवर्टी एंड फेमिन्स एंड एसेट ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्राइवेशन। इसके अलावा चॉइस, वेलफेयर एंड मेजरमेंट, रिसोर्सेज, वैल्यूज़ एंड डेवलपमेंट, commodities and capabilities, on ethics and economics, the standard of living, inequality re-examined, ये इनकी मुख्य किताबें रही हैं। प्रोफेसर सेन के जो मुख्य आर्थिक विचार थे उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने बात की थी कल्याण का अर्थशास्त्र एवं सामूहिक चुनाव का सिद्धांत। इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनकी किताब थी कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। 1970 में ये प्रकाशित हुई। तब कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमेरिकन अर्थशास्त्री केनेथ एरो का असंभव प्रमेय या इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम का सटीक जवाब इन्होंने उसका दिया। केनेथ एरो ने अपने प्रमेय में ये दलील दी थी कि ऐसी मतदान व्यवस्था असंभव है जिसमें युक्ति संगत और समतामूलक नतीजे निकलें। अगर वह व्यवस्था युक्ति संगत होगी यानी उसमें व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति संभव होगी तो वह तानाशाह या निरंकुश जैसी हो सकती है और इस तरह समतामूलक नहीं होगी। इस प्रमेय के अनुसार किसी समाज में व्यक्तिक पसंदगियों के आधार पर सामूहिक चुनाव करना मुश्किल है। प्रोफेसर सेन इस निराशावादी विचार से ऊपर उठे और उन्होंने अपने कुछ मत इसके संदर्भ में दिए, जिसमें सबसे पहला है एरो की कुछ मान्यताओं को शिथिल कर देने पर सामूहिक निर्णय की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। प्रोफेसर सेन ने असंभव प्रमेय के कई पहलुओं का गहन अध्ययन किया और अपने प्रारंभिक शोध लेख बहुसंख्यक निर्णयों पर एक संभव प्रमेय अ पॉसिबिलिटी थ्योरम ऑन मेजॉरिटी डिसीजन में व्यक्तिक पसंदगियों के आधार पर सामूहिक चुनाव तक पहुंचने का प्रयास किया। 1969 में सेन ने प्रोफेसर प्रशांत पटनायक के साथ लिखे एक संयुक्त लेख बहुसंख्यक निर्णयों में विवेकपूर्ण चुनाव की आवश्यकताओं एवं पर्याप्त शर्तों में सामूहिक क्रम के स्थान पर विवेकपूर्ण चुनाव पर जोर दिया, जिसमें सकर्मता की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। सकर्मता की मान्यता का अभिप्राय यह है कि यदि एक बहुसंख्यक समूह विकल्प X को Y की अपेक्षा अधिक पसंद करता है तो दूसरा बहुसंख्यक समूह विकल्प Y को Z की अपेक्षा पसंद करता है तो निश्चित रूप से विकल्प X को Z से अधिक पसंद किया जाएगा। यद्यपि बहुमत के नियम में गंभीर कमियां हैं, इसमें अल्पमत के दमन की संभावना रहती है तथा कभी कभी समूह के लिए किसी स्पष्ट परिणाम पर पहुंचना संभव नहीं होता है। इस निराशावादी स्थिति से ऊपर उठकर प्रोफेसर सेन ने मत व्यक्त किया कि सकर्मकता की मान्यता में थोड़ी शिथिलता बरती जाए तो एरो का असंभाव्य प्रमेय लागू नहीं हो सकता।
जैसे x को कम से कम उतना पसंद किया जाएगा जितना y को, और y को भी कम से कम उतना पसंद किया जाएगा जितना z को, तो x को भी z जितना ही पसंद किया जाएगा। यदि इस सकर्मकता की मान्यता को थोड़ा और शिथिल किया जाए तो हम कह सकते हैं कि x विकल्प को y की तुलना में पसंद किया जाएगा और y विकल्प को z की तुलना में पसंद किया जाएगा और विकल्प z को विकल्प x की तुलना में पसंद किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एरो का असंभाव्य प्रमेय लागू नहीं होगा। प्रोफेसर सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर 1970 में यही समझाने का प्रयास किया था कि यदि हम एरो की मान्यताओं को शिथिल कर दें तो सामूहिक निर्णयों की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। यद्यपि इसमें सामान्यतया के गुण में कमी आती है, किंतु व्यवहार में एरो के असंभाव्य प्रमेय की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त सामूहिक निर्णयों एवं सामाजिक कल्याण की मूलभूत आवश्यकता है कि लोगों के अधिकार एवं स्वतंत्रता पर बल देना। तो प्रोफेसर सेन के मतानुसार सामूहिक चुनाव में प्रमुख प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार व्यापक सहमत निर्णयों के आधार पर किसी नीति निर्देश तक पहुंचते हैं, और यही हमारी चिंता का व्यवहारिक कारण है। प्रोफेसर सेन का मानना है कि बहुमत के निर्णय में हमें अनेक कठिनाइयाँ होती है। बहुमत के निर्णयों में अल्पमत के अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन होता है। उदाहरणतः यदि 55% लोगों ने किसी नीति के पक्ष में मतदान किया है और 45% लोगों ने उसके विरोध में मतदान किया है, तो बहुमत सिद्धांत में 45% लोगों की बात नहीं सुनी जाने से उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन होता है। प्रोफेसर सेन ने स्पष्ट किया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सामूहिक चुनाव और सामाजिक कल्याण की आधारभूत आवश्यकता लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता पर बल देने का है। अतः उन्होंने अपनी पुस्तक सामूहिक चुनाव और सामाजिक कल्याण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अर्थशास्त्र के उपयोगितावादी दृष्टिकोण की आलोचना की है और कहा है कि उपयोगितावाद के अंतर्गत व्यक्तिगत उपयोगिता के जोड़ के आधार पर निर्णय लेने से सूचनात्मक कमी के कारण कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विकास में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने सामाजिक चुनाव के क्षेत्र में व्यक्तिगत आधार और स्वतंत्रता पर बल दिया तथा एरो के असंभाव्य प्रमेय के निराशावादी दृष्टिकोण को दूर करने में योगदान दिया। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत और सामूहिक विकल्पों के बीच में काफ़ी कुछ है। प्रोफेसर सेन की सामूहिक चुनाव एवं सामाजिक कल्याण पर तार्किक एवं दार्शनिक विवेचनाएं जब दर्शन शास्त्र की प्रतिष्ठित पत्रिका माइंड में छपी तो दार्शनिक जॉन रॉल्स के काम में एक नया पहलू जुड़ गया। प्रोफेसर रॉलिस ने सर्वसाधारण की भलाई के मुकाबले व्यक्तिगत आकांक्षाओं को गौण मानने के लिए उपयोगितावादियों की आलोचना की थी। प्रोफेसर सेन ने इस तर्क को आगे बढ़ाया कि व्यक्ति एक दूसरे के बारे में बेहतर जानकारी होने पर ही आपस में बेहतर तालमेल रख पाते हैं और ये सिर्फ लोकतंत्र में संभव है। दूसरे आर्थिक विचार इनके असमानता के अर्थशास्त्र के संबंध में थे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा किए गए आर्थिक असमानता के विश्लेषण से आर्थिक असमानता की अवधारणा को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है, जिसमें पहला है असमानता संबंधी पूर्व के सिद्धांतों की कमियों का उल्लेख। प्रोफेसर सेन ने अपनी प्रसिद्ध कृति ऑन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी में असमानता के संबंध में पूर्व के सभी सिद्धांतों की कमियों को उजागर करते हुए पाया कि यद्यपि समानता के इच्छित उद्देश्य के प्रति सभी अर्थशास्त्री सहमत हैं, फिर भी वे आर्थिक समानता को मापने के लिए अलग अलग मापदंड परिभाषित करते हैं। जैसे दार्शनिक जॉन रॉल ने प्राथमिक और आवश्यक वस्तुओं के वितरण में समानता पर बल दिया, तो रोनाल्ड डार्किंग ने साधनों की समानता पर जोर दिया। हर्षमानी और हेयक ने सभी पक्षों के समान हितों के लिए समान भार की चर्चा की है, जबकि हेटकिंग्स ने
अर्थव्यवस्था को उसी स्थिति में पहुंचाने के लिए कहा जहां सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। आजकल सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति की जानकारी के लिए मानव विकास सूचकांक की अवधारणा विकसित की गई है, जबकि चार्ल्स हुमो ने 1991 में मानव स्वतंत्रता सूचकांक बनाने का प्रयास किया था। इस प्रकार सभी अर्थशास्त्रियों द्वारा समानता के उद्देश्य को स्वीकार करने के बावजूद समानता को मापने के सूचकांकों पर अर्थशास्त्री एकमत नहीं थे। बाकी का अपन कल देखेंगे।